मेरे गांव चंद्रा में एक पुराना भट्टा था। ईंटें बनाने वाले यहाँ से कभी के जा चुके थे, लेकिन जा बजा टूटी ईंटों के चट्टे, लाल गेरवे रंग की पक्की मिट्टी और गहरी खाइयाँ थीं जिनसे मिट्टी खोद खोद कर ईंटें बनाई जाती होंगी। बरसात में इन खाइयों में बरसाती पानी बहकर इकट्ठा हो जाया करता। पुराने भट्टे के पास माई तोबा तोबा की झुग्गी थी। पता नहीं उसका असली नाम क्या था, लेकिन अब सारे गांव में इसे सब माई तोबा तोबा कहते थे। सारे गांव में मशहूर था कि वो काला इल्म जानती है, लेकिन दो एक बार मेरी मौजूदगी में किसी ने इससे इस्तफसार किया तो वो कानों पे हाथ रखकर तोबा तोबा करने लगी। एक रोज़ मैं शाम गए घर ना लौट सका। बाहर अमरूद के बाग में कच्चे पक्के अमरूद तोड़ते मुझे देर हो गई। पता नहीं मेरे बाकी साथी क्या हुए, लेकिन जिस वक्त मैं बाग से बाहर निकला तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। पुराने भट्टे तक पहुंचते पहुंचते बारिश का ये आलम था कि मुझे लगा पानी का रेला मुझे ज़मीन में महकना चाहता है। इस रोज़ मैंने माई तोबा तोबा की झुग्गी में पनाह ली। जिस वक्त मैं झुग्गी में दाखिल हुआ, माई तोबा तोबा ने मुंह पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं फूस की दीवार के साथ खड़ा होकर सहम गया। माई इस वक्त एक आटे का पुतला बना रही थी। इसने बड़ी तवज्जो से एक गिठ मुठिया आटे का अंधा बोना बनाया, फिर चूल्हे में मनछटियों की आग जलाई। अब वो इस आटे के पुतले में सुइयां खबोने लगी। हर सुई पुतले में फिट करने के बाद वो आंखें फिराती और देर तक छू छू करती। जिस वक्त इसने उस आटे के पुतले को आग में डाला, बिजली इस ज़ोर से कड़की कि भट्टे से लेकर अमरूद के बाग तक सारी धरती सफ़ेद हो गई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर भागना चाहा, लेकिन उस वक्त किसी ने पीछे से मेरा कुर्ता पकड़कर कहा, देख, अगर किसी से बात की तो सुइयां चुभो कर तुझे मैं आग में झोंक दूंगी। किसी को बताया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। उस वक्त मेरे सामने मेरी हम जमात नहीं थी जिससे मैं सोशियोलॉजी की बहसें किया करता, बल्कि वो माई तोबा तोबा की पुतली थी जिसमें पता नहीं कितनी अनगिनत सुइयां चुभी हुई थीं और वो भट्टी में उतरने का इंतज़ार कर रही थी। क्या सोच रहे हो क़य्यूम? कुछ नहीं, उसे मेरे ख्यालात में दिलचस्पी न थी। आफ़ताब कैसा आदमी है मुझे क्या पता, वो तुम्हारा रूममेट था। मैंने नसरी अंदाज में बोलना शुरू कर दिया। वो अक्टूबर के महीने की पैदावार है, इस नाते से वो लिब्रा है। ऐसे लोगों में कुदरती तवाज़न होता है। और 3 बहनों का इकलौता भाई है, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है। ये तो मुझे क्या बता रहे हो? ये तो मुझे भी पता है। जो कुछ तुम जानती हो मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। इसने कैसे वो सब कुछ भुला दिया, मेरी मोहब्बत, हमारा मेल जोल, वो सब कुछ। ये तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया कि उसने सब कुछ भुला दिया है? फिर ये सब क्या है? ये शादी, ये ज़ेबा, ये माँ बाप की फरमा बरदारी, ये सब कुछ। हम दोनों खामोश हो गए। मैं इसे आफ़ताब की ऐसी कोई बात बताना ना चाहता था जो इसकी मोहब्बत को और पुख्ता करती, और फिर भी मैं उसे तसल्ली देने पर मजबूर था। वो कौन है, क्या है, कैसा आदमी है? खुदा के लिए तुम तो इतने अच्छे तजज़िये किया करते थे, बताओ ना उसकी असलियत क्या है? मैंने सर खुजलाया और दानिश्वर बन गया। दुनिया में रंग रंग के लोग हैं, उनकी स्टडी के अलग अलग उलूम हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि आफ़ताब? तिब्बत के लोग समझते हैं कि हर इंसान के गिर्द रंग का एक हाला होता है, और ये हाला उसकी असली साइकी का इंडेक्स होता है। कुछ लाल हैं, कुछ पीले, कुछ सब्ज़। जिनके गिर्द नीला हाला होता है वो लोग हमदर्दी करने वाले होते हैं। सुर्ख रंग वाले शदीद होते हैं, सोसाइटी से यूं भिड़ जाते हैं जैसे माता दूर का सुर्ख मंडेल सांड के सींगों से उलझ जाता है। जज्बे के ग़ुलाम, जिन्स के ग़ुलाम, ये लोग तोड़ फोड़ करते हैं। तुम्हारे आफ़ताब का हाला बादल के रंग का है। इस पर सूरज की शुआएं पड़ें तो इसका रंग सुर्ख हो जाता है। ज़मीन का अक्स पड़े तो मट्टी रंगा हो जाता है। तुम्हारे आफ़ताब के कई जलवे हैं, कई रंग हैं। हाँ, अब इस बादल पर ज़ेबा का रंग चढ़ने लगा है। मैं इसे जान से न मारना चाहता था। ज़ेबा खुद बहुत बेरंग है,
इसका क्या रंग चढ़ेगा। वो बहुत खूबसूरत है। सीमी ने मेरी तरफ इस उम्मीद से देखा कि मैं इस जुमले की तरदीद कर दूं। हाँ, खूबसूरत है लेकिन बेरंग है। वो उसकी बीवी है, वो उसकी मोहब्बत की ज़्यादा मुस्तहिक है ना? है ना? बोलो। खुदा जाने मोहब्बत का दरअसल मुस्तहिक कौन होता है। मैंने देखा है कि बिगड़े दिल रईस जिन्हें बहुत मोहब्बत मिलती है, अमूमन इसी मोहब्बत की मिठास का मज़ा ज़ायल करने के लिए अपनी पुश्तों की इज़्ज़त उतरवाने तवाइफ़ों के पास जाते हैं। शहर के मशहूर दानिश्वर ऐसी औरतों के पैरों पर नमाज़ पढ़ते हैं जो इन्हें कुत्ते के बासन में खिलाती हैं। इंसान का दिल हमेशा मोहब्बत का मुतलाशी नहीं होता। जिस मोहब्बत की गैस से इसका गुब्बारा फटने लगता है तो उसकी आरज़ू होती है कि कोई सुई हल्का सा छेद करके इसकी अना को कम कर दे। जो लोग हमारी इज़्ज़त उतारते हैं, दुरे दुरे दफ़ा दूर रखते हैं, वो हमारी अना को कतरने वाली कैंची होते हैं। जब अना का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है तो ऐसी कैंची कहीं ना कहीं से पैदा हो जाती है। इंसान हमेशा मोहब्बत की फ़िज़ा में ज़िंदा नहीं रह सकता। हमेशा फ़िरौन बने रहना उसके लिए मुमकिन नहीं। वो खुदा से लेकर मामूली अबद तक हर स्टेज पर उतरता चढ़ता रहता है, जैसे 7 सुरों पर उंगलियां फिरती हैं। जब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कई बार ये फुरत हो चुकती है तो एक इंसान का गीत मुकम्मल होता है। इसीलिए ज़िंदगी के लिए मोहब्बत भी ज़रूरी है और नफ़रत भी। जब नफ़रत पाताल में ले उतरती है तो फिर कहीं से मोहब्बत ऊपर उठाती है, इतना उठाए ले जाती है कि आदमी गुब्बारा बनकर आसमानों को छूने लगता है। जब ये गुब्बारा और ऊपर नहीं जा सकता लेकिन इसकी आरज़ू कम नहीं होती तो कहीं से हक़ारत, नफ़रत की सुई गैस कम करने को आ निकलती है। ये अमल मुसलसल है, ज़िंदगी के साथ साथ है। खुदा से लेकर अबद तक का अमल, फरिश्ते से लेकर शैतान तक की मंजिल, अनमिट से लेकर नापायदार तक। तुम क्या सोचते हो? कहाँ चले जाते हो तुम क़य्यूम? तुमको अपनी पढ़ाई की इस कदर क्यों फ़िक्र है? मैं चुप रहा। मुझे बताओ, समझाओ मुझे खुदा के लिए, जिस तरह तुम मुझे डरखाइम की थ्योरी समझाया करते थे, ख़ुदकुशी की। बताओ क़य्यूम, मोहब्बत कहाँ मिलती है, किन को मिलती है? मैं इसे क्या बताता? मैं तो ख़ुद बचपन से मोहब्बत की तलाश में सरगर्दा रहा था। मुझे क्या मालूम था कि मोहब्बत कहाँ मिलती है, किन को मिलती है और किन वजूहात की बिना पर मिलती है। लेकिन जब कभी वो मुझसे बात करने की तवक्को रखती, मैं बोलता जाता। मोहब्बत का तोहफ़ा सिमी अमूमन 2 किस्म के लोगों के लिए होता है। एक वो फ़िरौन सिफ्त लोग जो अपने जैसा किसी को नहीं समझते, जो चलते नहीं उछलते हैं। इनकी अना को परकैंच करने के लिए इनकी ज़िंदगी में कोई शख्स मोहब्बत का गुलदस्ता लेकर दाखिल होता है। गुलदस्ता वसूल करते वक्त फ़िरौन शक्ल लोग दस्ता कबूल करते वक्त फ़िरौन शक्ल लोगों को मालूम नहीं होता कि इसमें कांटे भी हैं और चिंटियाँ भी। अमूमन इन्हीं चिंटियों के हाथों बड़े बड़े हाथी जाँ बहक हो जाते हैं। मैं तुम्हारी बात समझी नहीं क़य्यूम, या शायद आज मेरा दिमाग दुरुस्त नहीं। एक वो लोग जो खुदा से भी नहीं डरते, उनको इंसान बनाने के लिए, अबद बनाने के लिए मोहब्बत अता होती है, उनकी हैसियत समझाने के लिए, उनका कद आम इंसानों जितना करने के लिए। या फिर मोहब्बत उन लोगों को मिलती है जो मरने की आरज़ू में जीते हैं, जहाँ बलब होते हैं। इनके लिए मोहब्बत का तरियाक़ आता है गैब से। यकदम उन मुर्दा लाशों में ज़िंदगी के आसार उजागर होते हैं। वो दरख्तों को, परिंदों को, चाँद सितारों को अज़सर नो देखना शुरू करते हैं। बच्चे की हैरत के साथ मौसम इन पर असरअंदाज होते हैं। एक बार फिर क्या क्या क्या? सुनो सीमी, सुनो। मोहब्बत मारती भी है और ज़िंदा भी करती है। फुंकारती अना को मारने के लिए भी मोहब्बत का जहर है और करीबुल मर्ग ज़िंदगी को ज़िंदा करने के लिए भी मोहब्बत ही का तरियाक़ है। अब वो बिफर गई। तुमसे भी कुछ नहीं होगा, तुम भी एवें ही हो, वाहियात, सिर्फ कच्चे पक्के फ़िलासफ़र, बिल्कुल डॉक्टर सुहेल की कार्बन कॉपी। तुम्हारी तसल्ली कैसे होगी? मोहब्बत से, सिर्फ मोहब्बत से। मैं हंस दिया। इसमें हंसी की क्या बात है? मैंने दुखे दिल से कहा, तुम्हें मोहब्बत नहीं चाहिए सीमी, तुम्हें सिर्फ आफताब दरकार है।
सबका यही हाल है, सबको मोहब्बत चाहिए, लेकिन सिर्फ उस शख्स की जिसे उसका अपना दिल शिद्दत से चाहता है। बाकी सब मोहब्बतें केले का छिलका हैं, वाफर, वाहियात, गैर ज़रूरी, एवं। तुमने कभी मोहब्बत की हो तो तुम्हें पता हो आदमी किस कर्ब से निकलता है। तुमको तो हर वक्त पढ़ाई की पड़ी रहती है, अपनी थ्योरियाँ बनाने में लगे रहते हो। प्रोफेसर सुहेल के साथ सोशलिज़म की बहस करने में वक्त गुजरता है तुम्हारा। जाओ जाकर मार्कस पढ़ो, एंगल्स पर सर खपाओ। तुमको क्या पता कि एक ऐसा वक्त इंसान पर आता है जब वो खूब पेट भरकर खाना खाने के बावजूद ख़ुदकुशी कर लेता है। तुमको क्या पता सब कुछ मुआशरा नहीं होता, मुआशियात से इंसान की फलाह मुकम्मल तौर पर बंधी हुई नहीं है। तुम्हें क्या पता? मुझे पता है, मैं चिल्लाया। उसने अपना पर्स उठाया, लकड़ी की हील वाले जूते तलाश किए और उठ गई। तुम्हें मेरी बात सुनना होगी। मैंने भी मोहब्बत की है किसी से, शिद्दत के साथ। आज तुम्हें मेरी तरफ की कहानी भी सुनना पड़ेगी सीमी। सुनूंगी क़य्यूम, ज़रूर सुनूंगी, लेकिन आज नहीं। देखो ना, आज मेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़कर इल्तिजा की, सिर्फ़ एक जुमला, आज नहीं क़य्यूम। पता है आज ही तो उसकी शादी हुई है, आज ही तो लैंडस्लाइड हुआ है ज़बरदस्त किस्म का। वो चुपचाप बाहर निकल गई। सिर्फ इसका छोटा सा फूलदार रुमाल अलानी चारपाई पर पड़ा रहा। उसे मेरे इजहार मोहब्बत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं इसे कैसे बताता कि मेरे सारे फ़लसफ़े का मेरे तज्ज़िये मैं इसे क्या बताता कि मेरे सारे तज्ज़िये प्रोफेसर सुहेल के साथ होने वाले मुबाहिसे इस एक नासूदा जज्बे की वजह से पैदा हुए थे। क्या मैं जिनसी महरूमी का शिकार था? क्या मैं सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड था? क्या मेरी जहानत इन महरूमियों की वजह से सांद पर चढ़ी थी? सीमी के जाने के बाद मुझे फ़ौरन किताबों की तरफ मतवज्जे होना चाहिए था, लेकिन उसकी बातें, होंठों को खम देकर बातें करने का ढंग, बिस्तर पर फैले हुए कटे बाल, फूलदार रुमाल, कई चीज़ें जैसे शहद की मक्खियाँ मेरे ताक़ुब में थीं और मैं इनसे भागकर कहीं न जा सकता था। कई बार बातें करते करते वो अपने बाएं गाल के तिल को जड़ से उखाड़ने की ऐसी कोशिश करती कि मुझे इसके क्यूटिक्स लगे नाखूनों से नफ़रत हो जाती। सीमी जा चुकी थी, सिर्फ उसकी खुशबू बाकी थी। तार पर सूखने वाले कपड़ों की तरह चारपाई पर पड़ा रुमाल पड़ा था और उससे जाने वाली की ज़ात का कंप्यूटर चल रहा था। मैंने पहले तो उस रुमाल के बावजूद पढ़ने की कोशिश की, फिर मुझे ख्याल आया कि जब तक वो एक लावारिस बच्चे की तरह चारपाई पर बिलखता रहेगा, मैं तवज्जो से न पढ़ सकूँगा। मैंने रुमाल उठाया, सूंघा, उसकी तहें खोली, फिर उसकी तहें बिल्कुल वैसे जमाई जैसे पहले थीं। फिर इसे पास रख कर पढ़ने लगा, लेकिन अब रुमाल बिल्ली के बच्चे की तरह बड़ा जानदार हो गया था। वो पंखे की हवा में फूल रहा था, शक्लें बदल रहा था, फ़िज़ा में अपनी खुशबू को आंसू गैस की तरह फैलाया जाता था। उसकी वजह से बार बार मेरी आंखें नमनाक हो जाती थीं, और जब मैं आंखें पोंछकर दोबारा उसे मेज़ पर रखता तो वह पहले से ज़्यादा निडर और खिलंडरा हो जाता। उस रुमाल को ठिकाने लगाने के लिए मैं क्वाड्रेंगल से निकलकर अनारकली की तरफ चला गया। दिन के वक्त अनारकली का कुछ और रंग होता है। गाहकों की सरगर्मियाँ, दुकानदारों की गर्मजोशियाँ और बिकाऊ माल की वाफिर नुमाइश कुछ देखने नहीं देती। कुछ कार वाले, साइकिल वाले, पैदल, स्कूटर सवार बाज़ार में ख़रीदो फ़रोख्त के लिए नहीं आते, फ़कत इजाफ़ी आमदोरफ्त बनकर आते हैं। उन्हें इस रास्ते कहीं और, मसलन रंग महल या शाह आलमी जाना होता है। इस मजमा से भीड़ भाड़ में और इजाफ़ा होता है। कुछ उन लोंडों का ट्रैफिक होता है जिनका ख़रीदो फ़रोख्त से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो महज दुकानों पर चाय या बोतलें ले जाने या वापस करने में मसरूफ़ होते हैं। उनके कंधों पर मिक्स चाय की प्यालियाँ, नान, छोले, कबाब या बोतलें होती हैं। तरारे भरते लोगों में रास्ता बनाते वो भंवरे से निकल जाते हैं, लेकिन चूंकि वो ट्रैफिक के बहाव के साथ नहीं होते, इसलिए उनसे भी आमदोरफ्त का तार टूटता है। फिर कॉलेज के तालिब इल्मों की वो टोलियाँ भी होती हैं जो लड़कियाँ ताड़ने
दुकानों के थड़ों के पास खड़े होते हैं। उनका भी बराह रास्त बाज़ार से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो बड़े पत्थरों की तरह नज़रों से बाज़ार के बहाव को रोक लेते हैं। उसके अलावा दुकानदारों के बच्चे, रिश्तेदार और बूढ़े बाज़ार में मिलने की गर्ज से आते हैं। उनका भी ख़रीदारी से तो कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन उनकी वजह से अनारकली का रास्ता तंग पड़ जाता है। ट्रैफिक रुक जाता है और अनारकली की शक्ल दादा दरबार के उर्स जैसी हो जाती है। मैं रुमाल को अनारकली के उस सिरे से लेकर शालमी तक बहलाने ले गया, लेकिन पता नहीं क्यों वो आंसुओं से भीगता जा रहा था। रात के पिछले पहर इम्तिहानों से करीब सूनी अनारकली में बिला तकल्लुफ़ रोते जाने में कोई कबाहत न थी। दुकानों पर जस्ती फाटक चढ़े थे और उनके दोनों तरफ दोहरे ताले थे। लोग थड़ों पर सोए हुए थे। ट्रैफिक अब भी था, लेकिन इतनी रात गए इक्का दुक्का आने वालों को परवाह न थी कि कोई लेडीज़ रुमाल से आंखें पोंछता कहाँ जा रहा है। आज रात सीमी ने मेरे दिल के बाज़ार से कुछ ख़रीदे बग़ैर इसमें सारी अनारकली का ट्रैफिक बंद कर दिया था, जैसे उसने अपना 3 टन्स गली के नाके पर ला खड़ा किया हो। अब पिछली गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं, पी पाँ कर रही थीं। कुछ बेचैन कारों से उतर कर उस खड़े मिलिट्री के 3 टनर्स को देख रहे थे, लेकिन वो गली के दहाने पर जमा खड़ा था। उसकी ब्रेकें फेल हो गई थी। सेल्फ जवाब दे गया था। सेमी इस रुमाल की सूरत में मेरे अंदर एक 3 टन्स खड़ा कर गई थी। मैं इस रुमाल के होते हुए नॉर्मल आमदोरफ्त का हामिल ना हो सकता था। हॉस्टल पहुंचकर मैंने पहले उसे तकिए तले रखा, फिर मेज़ की दराज में इब्ने खुल्दून की किताब के 22वें सफ़े के अंदर छुपाया। अभी मैं 3 सफ़े भी पढ़ने ना पाया था कि मैंने उसे वहाँ से निकाल कर अपनी जेब में रखकर इत्मीनान की सांस ली। जब थोड़ी देर बाद जेब तंतने लगी तो मैंने उसे सूटकेस में बंद कर दिया। पहला बोसा, पहला तोहफ़ा, पहली मोहब्बत, पहली मर्तबा इक़रार मोहब्बत में गर्मियों की अव्वलीन बारिश जैसी कैफियत होती है। सारे में मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू फैल जाती है। हालांकि ये रुमाल ना तोहफ़ा था, ना बोसा, न इक़रार मोहब्बत, फिर भी सीमी से वाबस्ता पहली चीज़ मेरे हाथ आई थी। कुछ देर बाद मैंने रुमाल को सूटकेस से भी निकाल लिया। अचानक वो बहुत गैर महफूज हो गया था। उसके बाद पढ़ाई, रुमाल और मैं आँख में चोली खेलने लगे। मैं हर 5 मिनट के बाद उसकी जगह तब्दील करने लगा। कभी उसकी बारी मफलर तले आती, कभी मैं उसे बुश शर्टों के ऊपर रखता, यहाँ से निकालकर पतलून की अंदरूनी तह इसका पड़ाव बनती। आखिर में बहुत सोचने के बाद मैंने इसे सूटकेस के नीचे बिछे हुए अखबार तले बिछाकर सूटकेस को ताला लगा दिया। बचपन में हमारे गांव में इसी तरह मेरे चचा एक नया साइकिल लेकर आए थे। अभी इसके डंडों पर खाकी कागज़ चढ़ा था और पिछले मडगार्ड पर लगा हुआ ताला बड़ी मुश्किल से खुलता था। चचा की साइकिल ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी थी। साइकिल पर चढ़ना मेरे मुक़द्दर में न था। मैं सिर्फ उसे साफ़ करके बाहर वाली हवेली में खड़ा कर देता था। चचा के उठने से बहुत पहले मैं उसे हत्थी वाले नलके के पास ले जाता। साइकिल साफ़ करने का सारा सामान मेरे पास होता। पुराने टूथब्रश, ग्रीस का डब्बा, साफ़ और गंदे चीथड़े, ढबरियाँ कसने के पेचकस, लथोड़ी, मोम। मैंने साइकिल साफ़ करने के लिए जो सामान इकट्ठा कर रखा था वो कार की सर्विस के लिए काफ़ी होता। एक बार साइकिल साफ़ हो जाती तो फिर कभी आंगन में, कभी घड़ोंची के पास, कभी बरामदे में उसके पार्क करने की मुश्किल पेश आती। जिस तरह मॉडर्न लड़कियां धूप से बचती हैं और अपनी जिल्द का ख्याल रखती हैं, मैं साइकिल के पेंट के लिए फ़िक्र करता रहता। फिर चचा उठते, बाहर की हवेली से साइकिल उठाते, कच्ची मिट्टी से भरी सड़कों पर, ऊंची नीचे मंडेरों पर, खलियानों में, बंजर गुजरगाहों पर, बबूल के कांटों से भरी पटरियों में, नहर किनारे वाली सड़क पर, यहाँ वहाँ जाने कहाँ कहाँ साइकिल लिए फिरते। वापसी पर जब वो घर लौटते तो साइकिल गर्द की वजह से पहचानी ना जाती। बाज़ार से वापसी पर मैं काफ़ी देर अपने नए टाइम टेबल के मुताबिक खालिस अंदाज में बज़ाहिर पढ़ता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर सोच की टिकटकी कहीं और लगी हुई थी।
जैसे घड़ी की बैरूनी सुइयां मिनट घंटे दिखाती हैं, लेकिन अंदर की गहराइयों की रफ्तार से ये अंदाज़ा नहीं हो सकता। गो मैं बज़ाहिर बेड लैम्प जलाकर उसकी रोशनी में रात के 3 बजे तक सोशियोलॉजी पढ़ता रहा, लेकिन मेरे अंदर बार बार आफ्ताब की शादी होती रही। कभी कारों से बड़े तकल्लुफ़ के साथ उतरती औरतें नज़र आने लगतीं, कभी बहरे चाय के ट्रे उठाए नज़रों में घूम जाते, कभी आफ्ताब साफ दिखाई देता, उसकी अचकन शलवार, सर से बंधा हुआ सुनहरी तारों वाला सेहरा और गले में पड़े हुए बड़े बड़े नोटों के हार। किस तरह वो फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा था और किस तरह उसने अपनी अचकन और हार बैठने के बाद दुरुस्त किए थे। लड़की कोई नहीं आई। उसने बहुत आहिस्ता मुझसे पूछा था। पता नहीं वो किस लड़की के बारे में पूछना चाहता था। आफ्ताब की शादी के प्ले बैक पर सीमी की आहों का मुसलसल म्यूज़िक सुपर इम्पोज हो चुका था। कोई बैंड, कोई ढोलक, कोई गीत मेरे जहन में नहीं उभर रहा था, बल्कि मुसलसल सीमी का रोना आहिस्ता आहिस्ता बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह साथ साथ चल रहा था। सोशियोलॉजी की किताब मेरे सामने खुली थी। रात का पिछला पहर था और मैं मास्टर ग़ुलाम रसूल की तरह अड़ा हुआ था कि पढ़कर दम लूँगा। सोने, पढ़ने, परेशान ख्वाब देखने का ये तीसरा फेज़ था जब दरवाज़े पर दस्तक हुई और जमाल दाखिल हुआ। कौन है? मैंने कई ख्वाबों को तोड़कर पूछा। जमाल रशीद। दरवाज़ा खोलो। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो थोड़ी देर के लिए वो भी मुझे अपनी सोच का ही एक हिस्सा नज़र आया। क्या है? क्या चाहिए? जमाल ने अपने होंठ काटे, बिखरे बालों में उंगलियां फेरी और बोला, यार अमजद का एक्सीडेंट हो गया। मुझे अभी इत्तला मिली है। किसका? अमजद का। वो आफ्ताब की शादी से मेरे साथ वापस आया। बेवकूफ़ की अकल मुलाहिज़ा हो, मोटरसाइकिल पर पिंडी गया। रास्ते में ईंटों से लदे हुए ट्रक से इसका मोटरसाइकिल टकरा गया। वहीं फिनिश्ड, फड़क गया। यार हम सब उसकी जहानत से कितना खुचते थे। हम सब उसको बीट करने की कितनी कोशिश करते थे। क्या शहजादगी से मुंह की मार गया। खुदा कसम मुझे उस वक्त बड़ी गिल्ट हो रही है। यार अभी तो वो हमारे साथ था आफ्ताब की शादी पर। कैसे? क्यों? कई बार मैंने आरज़ू की थी कि अगर वो इम्तिहान ना दे तो मैं फ़र्स्ट आ सकता हूँ। यार मेरी आरज़ू ने उसकी जान ले ली। अहमक ना बनो। ऐसी आरज़ू कभी पूरी थोड़ी होती है। लेकिन उसे मुसीबत क्या थी? आधी रात को मोटरसाइकिल पर वो फर्स्ट आना चाहता था। कहने लगा यहाँ हॉस्टल में मेरा टाइम वेस्ट होता है। रातों रात पहुँच जाऊँगा, सुबह से तैयारी करूँगा संजीदगी के साथ। वो ये कहते ही फिरकी जैसा घूमकर वापस चला गया। मैं वापस आकर सोशियोलॉजी की खुली किताब को पढ़े बगैर देखने लगा। हर मंजिल पर पहुंचने से पहले अमूमन राहगीरों के साथ यही कुछ होता है। क्रिसमस की छुट्टियों से बाद और इम्तिहानों से कुछ पहले अमूमन अजीब अजीब वाक़यात होने लगते हैं। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद सीमी कॉलेज में नहीं लौटी। फ़ाइनल के इम्तिहानों से इस कदर करीब आफ्ताब की शादी का हो जाना हादसा था। फिर अब स्पोर्ट्समैन अमजद की मौत। क्या हर इम्तिहान से पहले नेचुरल सिलेक्शन भी होती है? क्या फ़ितरत कुछ अफराद के फ़ेल हो जाने से ख़ुद डरती है? क्या पास हो जाने की खुशी कुछ पेशस वक्त असरअंदाज होती है? हर मंजिल पर पहुंचने से पहले, हर इम्तिहान गाह में जाने से पहले नफरी कम हो जाने की आखिर वजह क्या है? आफ्ताब की शादी से बहुत पहले सीमी लाहौर छोड़कर क्यों चली गई थी?